वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हमने लिया है प्रैक्टिस सेट 11, जिसमें इंक्लूड किया हुआ है बिजनेस फाइनेंस के अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन वाज इवॉल्व्ड। वित्त के प्रति परंपरागत विचारधारा का अभ्युदय हुआ था। ऑप्शन देखिए, ए बिफोर 1920 1920 से पूर्व, बी बिटवीन 1920 एंड 1930 1920 तथा 1930 के मध्य, सी 1950 1950 में, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी बिटवीन 1920 एंड 1930 1920 तथा 1930 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। निम्न में से कौन सा वित्त कार्य का अंग नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन विनियोग निर्णय, बी फाइनेंसिंग डिसीजन अर्थ प्रबंधन निर्णय, सी डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और डी डिविडेंड डिसीजन। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन ये सारे डिसीजन ही वित्त का कार्य होते हैं। सिर्फ बिजनेस को सेटअप का जो काम जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन में नहीं आता। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू, अर्थ प्रबंधन निर्णय का संबंध होता है। ऑप्शन देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना से, बी परचेज ऑफ फिक्स्ड स्थायी संपत्ति की क्रय से, सी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट लाभांश वितरण से, और डी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन खाता रखने से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए कैपिटल स्ट्रक्चर। अर्थ प्रबंधन निर्णय का संबंध होता है कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वैल्यू सिग्निफाइज, मूल्य का अधिकीकरण उद्देश्य में मूल्य से तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, ए वैल्यू ऑफ नेट असेट शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से, बी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सम अंशों के बाजार मूल्य से, बोथ ए एंड बी एवं उक्त आ तथा बा दोनों, डी सोशल वेलफेयर तो सामाजिक कल्याण से। तो इसमें जो हमारा वैल्यू की बात करी गई है, वैल्यू का मतलब सामाजिक कल्याण से है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन ऑकर्स, ओवर कैपिटलाइजेशन कब होता है। ऑप्शन देखिए, ए एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग जब ज़्यादा होती करेंट रेट ऑफ अर्निंग से, बी रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस से कम होती है। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, कम है बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस से, सी रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस ज़्यादा है बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस से, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस जब कम होता है बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस से, तो उस टाइम पर क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंट रेट ऑफ कंपनी इज 12% एंड इट्स एनुअल प्रॉफिट आर ₹1 लाख। अब देखिए, करंट रेट क्या कह रहे हैं कि करंट रेट है 12% का, 12% की दर से ये करंट रेट है और 1 लाख रुपए का एनुअल प्रॉफिट है। इफ द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 9 लाख। तो देखिए, अगर करंट रेट 12% का है तो 9 लाख पर जो अर्निंग होनी चाहिए 1,08,000 होनी चाहिए, लेकिन अर्निंग अभी कितनी हो रही, 1 लाख का। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कंपनी की चालू दर 12% है और लाभ 1 लाख रुपया है। यदि समतांश की पूंजी 9 लाख है तो ये स्थिति क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन की है, अंडर कैपिटलाइजेशन की है, फेयर कैपिटलाइजेशन की, डी नन कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। क्योंकि कैपिटल जो लगी हुई है उसके हिसाब से, अगर जैसे प्रॉफिट जो हो रहा है 1 लाख है ना, तो 1 लाख के हिसाब से जो अगर कैपिटल देखी जाए तो वो 9 लाख लगी हुई, 9 लाख का 12% होता है 1,08,000, जबकि जो प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, मतलब कैपिटल कम होनी चाहिए थी, कैपिटल कितनी लगी, ज़्यादा लगी है। तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी इज 50। मार्केट वैल्यू कितनी, 50 है। बुक वैल्यू है 35 ऑफ द सेम शेयर। कंपनी इज इन स्टेज, आप कहते हैं कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 50 रुपये और उन्हीं अंशों का पुस्तकीय मूल्य 35 से कंपनी की स्थिति क्या है। ए अंडर कैपिटलाइजेशन है, बी
फेयर कैपिटलाइजेशन है, सी ओवर कैपिटलाइजेशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है कि मार्केट वैल्यू में तो ज़्यादा है लेकिन बुक वैल्यू है उसकी कम, तो ये अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एज पर आर्थर डीविंग। देखिए आर्थर एस डीविंग के अनुसार निम्न में से कौन सा भाग वित्तीय योजना का मुख्य भाग नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण, बी कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी ढांचा, सी मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल पूंजी का प्रबंध, डी डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर विकसित वित्तीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर है इनके अनुसार क्या है, 8 का डी होगा, डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर। ये इनके अनुसार जो है वित्तीय योजना का मुख्य भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन ऑकर्स व्हेन, अति पूंजीकरण उत्पन्न होता है जब, कब होता है उत्पन्न, ए एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज ग्रेटर देन करंट रेट ऑफ अर्निंग, वास्तविक प्रत्याय दर वर्तमान प्रत्याय दर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बी रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का वास्तविक मूल्य कम होता है व्यवसाय का पुस्तकीय मूल्य से, सी रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ज़्यादा है ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का वास्तविक मूल्य ग्रेटर है व्यवसाय का पुस्तकीय मूल्य से, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जब रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होती है, कम होती है बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस से, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचा का आशय क्या है। तो पूंजी ढांचा का आशय है ए रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कि पूंजी के दीर्घकालीन साधनों का अनुपात, बी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समता और अधिमान अंश पूंजी, सी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, कहते हैं इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व और लॉन्ग टर्म डेप्ट, और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये जो पूंजी ढांचा है इसमें इक्विटी यानी ओन फंड कैपिटल और बारोड फंड कैपिटल दोनों ही आती हैं, और यहाँ पे जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर रिजर्व और लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि डिबेंचर सभी को शामिल किया गया है। तो ये सी विल बी द राइट ऑप्शन, 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय, पूंजी ढांचा को प्रभावित करते हैं एक नेचर एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्वरूप व प्रकृति, बी रेगुलरिटी ऑफ इनकम आय की नियमितता, और फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस व्यवसाय नियंत्रण का प्रारूप, डी ऑल द अबव उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल द अबव, ऑल द अबव उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी आइडियल व्हेन, पूंजी ढांचा आदर्श कहलाता है जब, ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम पूंजी लागत कम हो, बी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस मैक्सिमम व्यवसाय की लाभदायकता भी अधिक हो, सी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट बोथ आर मैक्सिमम लाभदायकता व लागत दोनों अधिक हो, और डी बोथ ए एंड बी एवं उपर्युक्त आ तथा ब दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए, लागत कम से कम हो, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मैक्सिमम हो। अगर ये कंडीशन आती है तो पूंजी ढांचा आदर्श कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स, वित्तीय संरचना का आशय क्या है। ऑप्शन देखिए, ए लॉन्ग टर्म फंड दीर्घकालीन कोष, बी लॉन्ग टर्म फंड प्लस करंट लायबिलिटीज दीर्घकालीन कोष धन चालू दायित्व, सी एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर असेट दायित्वों का संपत्तियों पर अधिक, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी लॉन्ग टर्म फंड प्लस करंट लायबिलिटीज, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 25,000 एंड डेप्ट कैपिटल 25,000, इट विल बी कॉल्ड एज, यदि समता अंश पूंजी 1 लाख, अधिमान अंश 25,000 तथा ऋण पूंजी 25,000, तो इसे कहा जाएगा ए लो गियरिंग कैपिटल, बी हाई गियरिंग कैपिटल, सी नॉर्मल गियरिंग है, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये लो गियरिंग होगा।
अब आइए हम इसको समझते हैं। कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है। गियरिंग कैपिटल का मतलब होता है कि जहां पर जो ज़्यादा कैपिटल लगी है वो ऐसी लगी जिस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड देना है। अब डिविडेंड किस पे देंगे? प्रेफरेंस शेयर। जैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो उन पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना होता है ना। उस पर कंपनी के प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं होता है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उनका डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पर देना है, प्लस इंटरेस्ट डिबेंचर पर देना है। अगर इंटरेस्ट या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वाली कैपिटल लगाई गई है तो ज़्यादा अगर लगाई गई तो हाई गियरिंग कहा जाएगा, और इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर कम लगाया गया तो लो गियरिंग कैपिटल लगाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर 1 लाख का है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 25,000 का। डेप्ट कैपिटल कितनी है? 25,000 की है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेप्ट कैपिटल है वो देखिए 25,000 है इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लो गियरिंग कैपिटल, यानी कि डेप्ट कैपिटल कम लगाई गई है और ओन्ड कैपिटल ज़्यादा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैव इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। देखिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की कैपिटल कितनी? इनकी 5 लाख है और 2 लाख है, ये बी लिमिटेड की कैपिटल है। अब ईच ऑफ देम हैव अर्न्ड प्रॉफिट, दोनों ने कितना कितना कमाया है? 60,000 ए लिमिटेड ने भी कमाया और 60,000 बी लिमिटेड ने कमाया, यही बात कही जा रही। अच्छा, फिर कहते हैं ए लिमिटेड है नो प्रेफरेंस शेयर। अब ए लिमिटेड के पास में किसी तरह कोई खर्चा नहीं, ना तो प्रेफरेंस शेयर का है ना किसी तरह का डिवेंचर का इंटरेस्ट। लेकिन बी लिमिटेड को क्या पे करना है? 10,000 जो है 10,000 पे करना है इंटरेस्ट उसका डिवेंचर्स पे, और 15,000 जो है ये क्या पे करना है? ये प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पे करना है। तो इनका अगर प्रॉफिट देखा जाए तो ये हो गया 35,000 का, जबकि ए का प्रॉफिट कितना है? ये 60,000 है, क्योंकि इनको किसी को नहीं पे करना है। तो कहते हैं कि अब बताएंगे अर्निंग पर शेयर कितनी है। अर्निंग पर शेयर इज रिस्पेक्टिवली क्या है, मतलब क्या रेट है। तो देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे 60,000 है और जो कैपिटल लगाई गई है वो कितनी है? 5 लाख है। 5 लाख है तो इंटू 100 करेंगे तो ये आ रहा है 12% का आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है? 12% का आ रहा है। अब वहीं पर देखिए अगर 35,000 की बात करें तो 35,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5%। कितना हो जाएगा? 17.5% आ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से राइट आंसर होगा सी, 12% एंड 17.5%। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड घटाने के बाद जो बचेगा उसको हम जब कैपिटल से डिवाइड करते हो मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो रेट निकल करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल, निम्नलिखित में पूंजी का स्रोत है। पूंजी का स्रोत देखिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ऑल ऑफ द अबव, तो सभी पूंजी के स्रोत ही हैं। डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, विनियोगता के दृष्टिकोण से पूंजी लागत है। ए यील्ड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी त्याग का प्रतिफल, मतलब जो पूंजी त्याग करते हैं उसके बदले में जो मिलता है वो यील्ड होता है, वो इनके हिसाब से विनियोगता के दृष्टिकोण से पूंजी की लागत है। बी मार्केट वैल्यू, सी इंटरेस्ट रेट और डी नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, यील्ड ऑफ कैपिटल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलोमन इजरा हैज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोलोमन इजरा ने पूंजी लागत को कहा है। ए इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, बी स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू, स्कंद विपणि मूल्य, सी रिवार्ड ऑफ रिस्क, जोखिम का पुरस्कार, डी कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट। यानी कि जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनके हिसाब से पूंजी की लागत पे कि जो कैपिटल हम ला रहे हैं उसके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें कितना कमी कर पाते हैं हम, उनके हिसाब से पूंजी की लागत को ये कहा गया है। तो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इरेलीवेंट, पूंजी लागत द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इरेलीवेंट, पूंजी लागत अवधारणा सही है। किसके हिसाब से सही है? देखिए ऑप्शन देखिए, इन डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना निर्धारण में, बी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विनियोग निर्णयन में, सी इन प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, परियोजना मूल्यांकन में, डी इन ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
इन ऑल द एबव, पूंजी लागत अवधारणा सभी केसेज में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, ऊंची पूंजी लागत प्रमाण है। ए, लो इनकम ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की आय कम है। टू मच रिस्क, अत्यधिक जोखिम है। अनबैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर, असंतुलित पूंजी संरचना है। और जैसे हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया कि जो आप कैपिटल लाते हैं उसके बदले में इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, खर्चे अधिक आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में लो इनकम होगी बिजनेस का, ये भी एक कारण है। रिस्क ज़्यादा होगा, अनबैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारे ही ऑप्शन सही होंगे। तो डी विल बी ऑल द एबव, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत के संबंध में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन देखिए, इट अराइजेज ऑन द यूज ऑफ फंड्स, ये कोषों का उपयोग करने पर उत्पन्न होती है। बी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंड, पूंजी कोषों की अवसर लागत है। सी, इट अराइजेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड, कहते हैं कि जब हम कोई भी एक फंड्स को एक्विजिशन करते हैं तो उस टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि कितना हमें उसके बदले में पे करनी है उसकी कॉस्ट। और डी है ऑल द एबव, उक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, इट अराइजेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब यहाँ पर अस्पष्ट लागतों के बारे में पूछा गया। अस्पष्ट लागतें उत्पन्न होती, ए, देयर इज कैश इनफ्लो, जब रोकड़ अंतर्वाह हो। बी, द फंड्स आर यूटिलाइज, जब कोषों का उपयोग किया जाए। सी, द फंड्स आर एक्वायर्ड, जब कोष प्राप्त किए जाए। डी, नन ऑफ द एबव, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द फंड्स आर यूटिलाइज, जब कोषों का उपयोग किया जाए तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल संपूर्ण पूंजी लागत के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, इट इज कंबाइंड आर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये संयुक्त या औसत पूंजी लागत है। बी, इट इज यूज्ड व्हेन कैपिटल इज रेज्ड थ्रू मोर देन वन सोर्स, एकाधिक स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने पर इसका प्रयोग किया जाता है। सी, इट इज ए क्राइटेरिया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल, यह पूंजी व्यय प्रस्तावों का मापदंड है। और डी, ऑल द एबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। क्या है कि यह संयुक्त या औसत पूंजी लागत है, एकाधिक स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने पर इसका प्रयोग किया जाता है और यह पूंजी प्रस्तावों का मापदंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नओवर रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट इन, जो आवर्त अनुपात है, आवर्त का मतलब कितने टाइम्स कोई चीज़ होती है घटित, तो आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता करते हैं किस चीज़ में, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, संसाधन के प्रबंध में। बी, इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में। सी, प्लानिंग द फाइनेंस, वित्त का नियोजन करने में। डी, ऑल द एबव, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बी, इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, कार्य का निष्पादन का मूल्यांकन करने में टर्नओवर रेशियो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट, तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है। अब जब क्विक एसेट की बात करते हैं तो क्विक एसेट का सिनोनिम्स है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब ऐसी एसेट जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए, इन्वेंट्री, बी कैश एट बैंक, सी ट्रेड रिसीवेबल, डी कैश इन हैंड। तो कैश एट बैंक है और यहाँ पर डी में है कैश इन हैंड। यहाँ पर इन्वेंट्री एक ऐसा आइटम है जो कि लिक्विड आइटम में शामिल नहीं होता है, तो ये क्विक एसेट में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो जिसे हम लिक्विड एसेट या क्विक रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड एसेट रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं। इनका आइडियल रेशियो क्या होता है, ए 1:1, बी 1:2, सी 2:1, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए 1:1 इज द आइडियल रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है। ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बी एक्टिविटी रेशियो, सी फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, डी नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज में किया जाता है, जबकि एक्टिविटी रेशियो को या टर्नओवर रेशियो को टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2,50,000 तथा देनदार 50,000 तो औसत वसूली अवधि होगी। इफ नेट सेल्स फॉर द ईयर इज 2,50,000। अब देखिए 2,50,000 कहा गया है ना। टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और ये 50,000 जो है वो डेटर्स हैं, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आ रहा है ये 5 टाइम्स, क्या आ रहा है ये 5 टाइम्स, और इस 5 टाइम्स से हम 365 डेज होते हैं ईयर में, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 7 जा और ये 5 3 जा 15, ठीक है, 73 डेज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 73 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो है, चालू अनुपात का आदर्श स्तर है ए 4:1, बी 2:1, सी 1:1, डी 0.5:1। तो राइट ऑप्शन है बी 2:1। आइडियल रेशियो जो करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर 2 भाग करंट असेट का और 1 भाग करंट लायबिलिटी का हो तो यह आदर्श अनुपात होता है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड असेट आर क्विक असेट, तरल या त्वरित संपत्ति कौन सी होती है। ऑप्शन देखिए, करंट असेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बी करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, सी करंट असेट प्लस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, डी करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखिए करंट असेट में से जब ये स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, दोनों को घटा दिया जाता है, तो मिलता है लिक्विड असेट या क्विक असेट। तो बी विल बी द right option. So these were the 30 questions of today's section. Now we will meet in next video. Thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.